दीगर खबरें शामिल करें आपको बताएं। $1.5 मिलियन तावान के लिए 2 गैर मुल्की लड़कियों का अगवा। लाहौर पुलिस ने दोनों को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब गैर मुल्की ख्वातीन ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा मुल्जिमान तावान ना देने पर धमकियां देते रहे। जहांगीर खान से मालूमात हासिल करते हैं। जहांगीर बताएगा मजीद क्या पेशरफ तहकीकात में क्या बातें सामने आ रही हैं। चूंकि हाई प्रोफाइल केस है और इसमें पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। अब इसका जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो विक्टिम्स हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस केस में भी मुतासरा जो खवातीन है उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया और उनका ये कहना था कि जो मुल्जिमान हैं इनको रिहा करने के बदले $1.5 मिलियन जो है वो तावान का मुतालबा करते रहे हैं और इनको टॉर्चर करने की भी कोशिश की जाती रही है। पुलिस का ये कहना है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद केस का चालान तैयार किया जा रहा है और किसी भी दबाव के बगैर जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, 1 मुल्जिम फरार है जिसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। जी जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे कि तावान के लिए $1.5 मिलियन तावान के लिए 2 गैर मुल्की लड़कियों का अगवा हुआ। लाहौर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और दोनों को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब गैर मुल्की ख्वातीन ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा मुल्जिमान तावान ना देने पर धमकियां देते रहे। ख्वातीन की जानिब से यह कहा गया। बागबानपुरा हादसे के फौरी बाद की वीडियो समा ने हासिल कर ली। एक माँ अपने बच्चे का बार बार नाम पुकारती रही। करीब खड़े लोग दुआएं करते रहे कि अल्लाह करे इस हादसे में लोग महफूज रहे हों। आपको खुसूसी मनाजिर दिखाते हैं। अल्लाह के दुआ बच्चा कोई ना होवे, बड़ा कोई ना होवे। छुट्टी हो गई। चौकीदार किथे है? ऊपर से आ जाए, ऊपर से। मेरा एक और बच्चा नहीं है। अंदर ये 2 इकट्ठे ही निकले हैं। हाँ, उसे भी ले लेना, मैं एम्बुलेंस के साथ जाऊंगी। हाँ, बच्चे तो नहीं ले गए अंदर? नहीं, अंदर वो कह रहा है बच्चे नहीं है अंदर। एक बच्चा अंदर है, कह रहे एक बच्चा अंदर है। अहमद बागबानपुरा में स्कूल की इमारत की छत गिरने का वाकया। जख्मी मजदूरों ने कहा कि ज़ेरे तामीर इमारत नीचे से बंद थी। बच्चे दूसरे पोर्शन में पढ़ रहे थे। तीसरी मंजिल की छत डालते हुए दूसरी मंजिल की छत गिरी। काम कर रहा था और नीचे गिर गया। दूसरी फ्लोर का लेंटर गिरा ऊपर, फिर तीसरे फ्लोर का भी नीचे आ गया। तीसरी मंजिल पे चलाई लगा रहे थे, ऊपर से नीचे गिर गया लेंटर जो गिरा कोई इट वगैरह बजी, उन मलबे थले आ गया, उसकी डेथ हो गई। बच्चे को लेने गया हुआ था ट्यूशन से और नीचे खड़ा था तो एकदम से छत ऊपर से नीचे गिर गई। सर है बागबानपुरा में जांभाग अबू बकर के चचा का कहना है कि इंतज़ामिया ताउन नहीं कर रही। लाश न दी जा रही है ना उसको दिखाया जा रहा है। उनका मज़ीद क्या कहना था जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से, जो कि इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। कानपुरा में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर स्कूल की छत गिरने की वजह से एक बच्चा जो है अबू बकर नामी वो दम तोड़ गया। हमारे साथ अबू बकर के चचा मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कैसे ये वाक़या पेश आया। स्कूल था वहाँ पे, छुट्टी का टाइम था। वो छोटा एक ये भैया इसका छोटा, ये दोनों बाहर आ गए थे तो वो मैडम ने आवाज़ मारी कि अंदर आ जाओ। अंदर गया, वो कहती है मैडम ये बच्चा है छोटा, इसको बाहर छोड़ दो। वो बच्चे को बाहर छोड़ने अंदर बैग लेने गया, ऊपर से छत नीचे गिर गई। लाश अभी तक नहीं मिली है। वो कह रहे हैं जी FIR करवाएं पहले हॉस्पिटल वाले, लेकिन हमें कोई FIR नहीं करवानी किसी के खिलाफ। हमें हमारे बच्चे की बॉडी दे दें, वही काफ़ी है। अहले खाना है, उनकी सिर्फ इंतज़ामिया से यही अपील है कि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करवानी, सिर्फ इनको इनके बच्चे की लाश जो है वो बर वक्त दे दी जाए ताकि ये अच्छे तरीके से उसकी तदफीन के अमल को यकीनी बना सकें। जी उस्मान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सानह बागबानपुरा समा ने मामला उठाया तो वज़ीर तालीम पंजाब को भी ख्याल आ ही गया। राना सिकंदर हयात ने कहा समा की निशानदही पर गैर कानूनी समर कैंप से मुतलिक तहकीकात की गई। स्कूल में गैर कानूनी समर कैंप चल रहा था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 2 असिस्टेंट और 2 डिप्टी एजुकेशन अफसरान मुअत्तल कर दिए। दानियाल उमर से मालूमात हासिल करते हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। दानियाल, समा ने मामला उठाया तो बिलाखिर जो है वो होश आ गया है, लेकिन अब क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं?
देखो मेरा जब ये वाक़या बागबानपुरा के स्कूल में पेश आया जिसमें जो है वो एक बड़ी तादाद में बच्चे एक गैर कानूनी समर कैंप लगा हुआ था स्कूल के अंदर, उसके अंदर पढ़ रहे थे। इस वाक़े के अंदर 4 से 5 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए, एक बच्चे की जान गई थी, जिसके बाद जो है ये सवालात खड़े हो गए कि किस तरह से गैर कानूनी समर कैंप चल रहा था। ज़िले एजुकेशन अथॉरिटी ने समा की इस बात के ऊपर नोटिस लिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने उनसे तमाम तर रिपोर्ट तलब की, जिसकी रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ गई है। जो रिपोर्ट वज़ीर तालीम पंजाब को पेश की गई है उसके मुताबिक ये जो स्कूल है इसमें 4 से 5 रोज़ पहले एक लेंटर डाला गया था, जो लेंटर कमज़ोर था और इसके फ्रंट के ऊपर एक शेड बनाया गया था। जो शेड जो है वो जो गली है उसके अंदर गिरा, जिसकी वजह से जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी जख्मी हुए और साथ में जो राहगीर बच्चा वहाँ पर मौजूद था उसकी जान चली गई। इस रिपोर्ट के बाद जो है वो 2 असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और डिप्टी एजुकेशन अफसरान जो 2 हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है, स्कूल को सील कर दिया गया है। आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। रारा साहब को ले चलेंगे, मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं। My fellow Chief Ministers of Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, Honorable Federal Minister for Law and Justice, distinguished participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is both a profound privilege and an absolute honor to address this distinguished gathering at the National Conference on Prison Reforms, convened under the guidance and leadership of the Honorable Chief Justice of Pakistan. I commend the Law and Justice Commission of Pakistan for bringing together all stakeholders to deliberate upon an issue that lies at the very heart of justice, human dignity, and rule of law. Allow me at the outset to pay tribute to the Superior Judiciary of Pakistan for its unwavering commitment to constitutionalism, the protection of fundamental rights, and its continuous efforts to improve the administration of justice. I must also appreciate and admire the first woman Chief Justice of Lahore High Court, who has been relentlessly working to deliver speedy justice and end the decades-long backlog. And Madam, I really commend you for that. This is no mean feat, so hats off to you. I stand before you today not only as a Chief Minister, not only as a Chief Executive of the biggest province of Pakistan, but I stand before you as someone who has looked at prison walls not merely from the outside, but from behind them. And the reforms that I will be talking about today stem from my own personal experiences. I have lived them personally, experienced them firsthand, and that experience, Your Honor, changed me forever. It changed the way I think about justice. It changed the way I understand the responsibility of state towards those in custody. Most importantly, it reminded me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. Your Honor, every reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls, and I did not want these experiences to remain my personal story. I wanted them to become institutional reforms so that no prisoner, regardless of who they are or where they come from, has to endure avoidable suffering. When we speak of prisons, we must look beyond walls, bars, and security arrangements. A prison is not merely a place of confinement. It is
a reflection of the values of a society and the effectiveness of its justice system. The manner in which we treat those in our custody ultimately measures our commitment to justice, to fairness, to compassion, to respect, and to human dignity. Punjab operates one of the largest correctional systems in Pakistan, comprising 45 prisons that currently house more than 69,000 inmates, close to 70,000, against an authorized capacity of approximately 39,000. Yet the challenge is not just overcrowding. Nearly 3/4 of our prison population consists of under-trial prisoners. The reality reminds us that prison reforms cannot be pursued in isolation. It must go hand in hand with broader reforms across the criminal justice system. For me, however, these reforms, as I just said, are not merely administrative decisions. Every reform, as I said, carries a memory. Every policy has a human story behind it. My story, my own story, story of thousands. Every improvement reminds me of something I witnessed or experienced myself firsthand. I introduced emergency call buttons across Punjab and alarm bells, panic buttons inside prison cells throughout Punjab. Today, every prison cell is equipped with these emergency systems so that no inmate is ever left without a way to call for immediate assistance. And the assistance comes. When someone calls for help, help must arrive. Human life cannot wait behind locked doors. A prison sentence should never mean abandonment, including my opponents, regardless of the offense they've committed, should be deprived of basic respect, of basic dignity, of basic cleanliness, of basic facilities. We have made sanitation, clean washrooms, proper ventilation, better accommodation, and access to essential hygiene supplies a priority. For women inmates in particular, Excellencies, hygiene products are not just a privilege. They are a constitutional